हेलो। नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस YouTube चैनल पे। और मैं हूँ महर्षि वैष्णव। आज एक बार फिर से हमारे साथ है सोहम लुनागरिया। दोस्तों, आज हम हमारी ही आर्यन इन्वेजन थियरी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं। तभी हम सोहम से कुछ कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनमें वो हमारी आर्यन इन्वेजन थियरी के बारे में उसके कॉन्ट्राडिक्शन और वगैरह बताएंगे। तो सोहम, इफ यू आर रेडी तो हम चालू कर सकते हैं। चलिए चलिए। हाँ, जल्दी से हम शुरू करते हैं। कितनी देर बाद आज वीडियो बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक महीना ऐसे ही चला गया, पर अब कॉन्स्टेंटली वीडियो आएंगी ऐसा लग रहा है मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे है कि इस थियरी के बारे में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, मैंने तो बहुत सुने हैं, पर हमारी जो स्टूडेंट्स है, हमारे फ्रेंड्स है, उनको जरा इस थियरी के कॉन्ट्राडिक्शंस बता दीजिए। कॉन्ट्राडिक्शंस तो, हाँ, हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हम जीनेटिकली साइंटिफिकली देखें तब भी ये थियरी रॉन्ग प्रूव होती है। हमने बात की थी कि जीनोम टेस्टिंग हुई जब, तब उसमें सामने आया कि पॉपुलेशन जो थी मेंस की, वो सबसे पहले ऑल मैन काइंड डेवलप हुआ था कहाँ पर? अफ्रीका में। अफ्रीका से निकल कर वो लोग आए इंडिया में, तो इंडिया में आकर उनका डेवलपमेंट हुआ और यहाँ से सब लोग बाहर गए। वैसे साइंटिफिक रिपोर्ट्स अब आ गए। तो अब हम उस रिपोर्ट्स के आधार पर कह सकते हैं कि यूरोप से कोई इधर नहीं है, यहाँ से सब वहाँ गए। और ये साइंटिफिक कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग गिन सकते हैं इस थियरी का। अगर हम आर्कियोलॉजिकल प्रूफ देखें तो इस थियरी के कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है। हम देखते हैं कि इतने साल पुराना पत्थर मिल गया, या फिर मंदिर है हमारे पुराने, कितने साल हो गए उस मंदिरों को, वैसे के वैसे है। भले हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एक्सकवेशन साइट्स हमको मिले, पर वो आर्यंस के आज तक किसी भी आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिले। आर्यन अगर उन्होंने इन्वेड किया था इंडिया, तो कोई वॉर के आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी होने चाहिए जो ठोस सबूत दिखाए कि वो लोग ने इन्वेड किया था इंडिया को, पर वैसा कोई प्रूफ ही नहीं है। आर्यन माइग्रेशन अगर हुआ था, तो माइग्रेशन के भी प्रूफ आज तक हमको आर्कियोलॉजिकल लेवल पे कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए अगर हम देखें तो अ, उल्टी सीधी बातें तो कई सारी हो सकती है, पर ठोस जो रीजंस थे वो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने उसको डिटेल में डिस्कस भी किया था। ब्रीफ में आपको बता दिए कि अ, ये दो पॉइंट्स है जो उसके मेन रीजन है कि वो एक गलत थियरी है। उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। और भी है, लिटरेचर में अगर हम जाए तो अ, उसमें भी कई सारे हमको ऐसे प्रूफ देखने को मिलते हैं कि ये थियरी गलत थियरी है और एक आइडियोलॉजी को सेट करने के लिए लाई गई थियरी है। उस पे हम नहीं जाएंगे। उसके लिए मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पहले वाला पार्ट आप लोग देख लीजिए। अच्छा, तो ये तो हो गए कॉन्ट्राडिक्शंस, पर इसके बहुत सारे गलत असर भी हमारे फ्रेंड्स और हमारे पूरे इंडिया के जो यूथ है उस पे पड़ता है। तो क्या वो आप इफेक्ट्स को बता सकते हैं? इफेक्ट्स तो अगर हम देखें तो, अगर कोई इसको थियरी को पढ़ ले और सीरियसली ले ले, तो उसके माइंड में क्या बैठेगा कि इंडिया में कुछ था ही नहीं, सब लोग बाहर से यहाँ पे आए और इंडिया का डेवलपमेंट किया। उनको ये माइंडसेट हो जाएगा। पर उनको भी
समझना चाहिए कि अगर इंडिया में कुछ भी नहीं था तो बाहर से लोग इधर आए क्यों। इधर क्या ताजमहल बनाने या फिर रेल की पटरियां डालने आए थे लोग? नहीं ना। सब यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए या फिर इंडिया के खजाने को लूटने के लिए आए। कोई भी इधर डेवलपमेंट करने के लिए नहीं आया था। तो अगर ये थियरी को कोई सीरियसली ले तो उसको ये मिलेगा कि इंडिया वॉज बेरन लैंड, एक बंजर जमीन थी। और उसको वो जो अनयूज्ड लैंड था पूरा, वहां पर कोई नहीं था। बाहर से आर्यंस आए, इधर साइंटिफिक डेवलपमेंट किया। उसमें एक लाइन है, आर्यंस रोट वेदास। आपकी अपनी टेक्स्ट बुक में ही है। वेदास के संदर्भ में हम लोग देखें तो स्टूडेंट को क्या लगेगा कि हमारे जो एंशियंट साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे, सेजिस थे, वो सब भी आर्यंस ही थे। और आर्यंस कहाँ से आए थे? यूरोप से। तो उसको यूरोप सुप्रीमेसी दिखेगी कि यूरोप में सब कुछ था, वो वहां से इधर लाए। तो उसको एक डीमोरलाइज हो जाएगा जो स्टूडेंट है वो। और उसको ऐसा लगेगा कि उसके देश ने कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, सब बाहर वाले इधर आके बना के चले गए और हम वहीं पढ़ रहे। तो ये मेन नेगेटिव इफेक्ट जो स्टूडेंट और रीडर पे होती है वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, तो ये थियरी को हमने गलत तो कैसे है, ये तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन डिस्कस कर लिया, और इस आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी को गलत हमने बता दिया था पिछले वीडियो में। पर इस थियरी की जो सच्चाई है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? पहुंचाने के लिए तो हम तो वही कर रहे हैं। हम यूट्यूब के माध्यम से वही कर रहे हैं कि आगे आइडिया पहुंचा रहे हैं। यूट्यूब में कई सारी वीडियोस अवेलेबल है, वो आप लोग देख सकते हैं। ज्यादा ज्यादा डिटेल्स के लिए ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, कई सारे आर्टिकल्स डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएगी। तो वो भी यही काम कर रहे हैं, वो आइडियाज फैला रहे हैं। और मेरे ख्याल से सभी इंडियंस को तो क्लियर नहीं हुआ है, पर बाहर वाले को क्लियर हो चुका है कि आर्यन इन्वेजन कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ नहीं थे। पर वो लोग अभी भी आर्यन थियोरी को ट्रूथ मानेंगे क्योंकि वो उनकी अच्छाई के लिए थियोरी थी। अगर हमें इंडियंस को ही सीखना होगा कि सच्चाई कैसे ढूंढे, तो उनको इंटरनेट पे ढूंढना चाहिए। और इसको फैलाने के लिए तो अगर हम स्टूडेंट्स में इंटरनल फैलाए और एक स्टूडेंट दूसरे दो स्टूडेंट को बताए या फिर अपने फ्रेंड्स को बताए तो उसके नजदीक में रहते हैं और उसको भी बोले, तो ऐसे करके इंफॉर्मेशन तो फैल सकती है। पर अभी धीमे धीमे धीरे धीरे फैल रही है ये इंफॉर्मेशन, और उसके ऊपर भी साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट होगी। ज्यादा हो रही है पर वो कम है। ज्यादा मात्रा में होगी, ज्यादा इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। गवर्नमेंट भी इसको लेके सीरियस होगी और टेक्स्ट बुक्स में से भी वो चीज निकालेगी गवर्नमेंट। इसके लिए टाइम लगेगा, पर इंफॉर्मेशन तो हम लोग फैला रहे हैं, इसी माध्यम से फैला सकते हैं और फैल रही है। ये थियरी तो बहुत पुरानी है, जब अंग्रेजों का राज था भारत में तब से ये थियरी चली आ रही है। और भारत आजाद हो गया उसके भी आज 75 साल हो गए, लेकिन हमसे ये थियरी इतनी दूर क्यों रखी जा रही है, और कैसे इस थियरी को हमसे इतने सालों तक दूर रखा गया है? अ, अगर हम देखें तो कांग्रेस शासन था जब हमारा देश आजाद हुआ। बाद में जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने ना एक स्ट्रक्चर चेंज किया। उन्होंने क्या बोला था कि जो इंडियन स्ट्रक्चर है सर्विस का, वो भी वैसा का वैसा ही रहेगा जो ब्रिटिशर्स सेट करके गए। जुडिशरी वैसी की वैसी एडॉप्ट कर ली, लॉज सारे वैसे के वैसे एडॉप्ट कर लिए, पुलिस फोर्स भी वैसी की वैसी ही रखी। यूपीएससी के जो सब एग्जाम, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, डिप्लोमेट्स भी
ब्रिटिशर्स जो बना के गए थे वही सेम टू सेम उठा लिए और रखे। अगर हम इस बेसिस पे देखें तो उन्होंने वो भी चेंज नहीं किया तो हिस्ट्री क्या चेंज करेंगे। और आगे देखे तो नेहरू जी के बाद से जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बने वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे, और उनको ऐसा कुछ खास लगा नहीं कि हम इस हिस्ट्री को चेंज करें। और उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि यूथ को डिमोरलाइज करें। आई थिंक इसीलिए अभी तक ये चेंज नहीं हुआ। पर मोदी गवर्नमेंट आ गई 14 में, पर अभी भी उन्होंने कुछ किया नहीं है। आई थिंक वो 2023 में टेक्स्ट बुक्स को अपडेट करें, ऐसा मुझे लग रहा है और ऐसी आशंकाएं है। और 23 में उनकी एजुकेशन पॉलिसी भी नहीं आ सकती है, तो वी आर वेटिंग फॉर चेंजेस इफ दे हैपन। अगर चेंज नहीं होता तो सभी लोग सच तो जान ही जाएंगे, एटलीस्ट हमारे फ्रेंड्स तो जान ही जाएंगे क्योंकि हम उनके साथ हैं। अच्छा, सो हम आज आर्यन इन्वेजन थियरी पे तो हमने डिस्कशन किया, 4 क्वेश्चंस भी मैंने पूछे। और आज एक और खास दिन है। आज 23 जनवरी है, और आज ही के दिन 1863 1863 में 93 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो उनके बारे में और उनकी आइडियोलॉजी के बारे में भी आप कुछ हमें सुनाइए। नेताजी वो जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको हम नेताजी कहते हैं। बोस वो इंसान थे जो 3 बार पूरी मेजोरिटी के साथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके, और उसके बाद भी उन्होंने रिजाइन किया क्योंकि उन्हें गांधी जी से मतभेद थे। मतभेद क्या थे कि गांधी जी ने सोल्जर्स को बिना पूछे उनको लड़ने के लिए भेज दिया वर्ल्ड वॉर 2 में। उनको गांधी जी को ये था कि ब्रिटिशर्स सपोर्ट करेंगे अगर हम हेल्प उनको करते हैं तो। पर उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया। और गांधी जी अहिंसा उन्होंने सिर्फ भारतीयों के लिए सीमित कर दी थी। गांधी जी ने ना उसका अहिंसा का पाठ हिटलर को तो उन्होंने लेटर लिखा था, पर किसी भी अमेरिका को या फिर किसी भी अलाइड या फिर एक्सिस पावर के नेशंस को उन्होंने नहीं अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इसीलिए नेताजी को लगा कि अगर हम लोग एक्सिस पावर को हमारे साथ ले ले तो हम लोग भारत को आजाद करवा सकते हैं। अगर हम देखें साइंटिफिकली लॉजिकली सोचे, अगर हम लोग हमारी हिस्ट्री बुक्स को साइड में रखे, टेक्स्ट बुक वाली जो स्कूल में पढ़ाई जाती, तो हमको ये देखने को मिलता है कि आजादी जो थी वो ना अहिंसा से आई थी, ना ही उसके आधे जो गांधी जी के मूवमेंट्स थे उससे आई थी। गां, गांधी जी का मूवमेंट तो 42 में समाप्त हो गया था, फिर भी 47 में हमको आजादी मिली 5 साल में। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज अ फेलियर, बट नेताजी के डर से अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए रातों रात। उनको क्या 47 में जरूर थी, वो थे विश्व विजेता। वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा जिसको जीत मिली वो थी यूके। वो अलाइड पावर का पार्ट था यूके। यूके क्यों छोड़ के जाएगा इंडिया? एक तो उनके पास पैसे नहीं थे, वो भी एक रीजन है। और उससे भी बड़ा रीजन है, वो पैसे नहीं थे तो वो किसी भी तरह से कंट्रोल कर लेते। और दूसरा रीजन है इंडियन आर्मी में रिवोल्ट शुरू हो गया नेताजी की वजह से। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गई, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। और अगर आर्मी हो गई तो ब्रिटिशर्स भी सोच में पड़ गए, ये पगार भी हमसे लेते हैं और विरोध भी हमारा ही करते हैं। तो अगर हम देखें तो आजादी में भी सबसे बड़ा रोल नेताजी का ही था। तब क्लीमेंट एटली जिसने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पे साइन किया, वो प्राइम मिनिस्टर था 47 में ब्रिटेन का। वो जब इंडिया आया था 1960, मैं डेट भूल नहीं रहा हूँ साल, तो जब 15 अगस्त
के मौके पर इंडिया में आया था, तो एक पत्रकार ने उससे पूछा कि आजादी में गांधी जी का क्या योगदान था। उनका जवाब था मिनिमल। मिनिमल मीन्स कम, कम से कम। तो अगर हम देखें तो नेताजी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अहम किरदार रहे हैं, और वो हमारे लिए सदैव सदैव पूजनीय है। और हम उनके जन्मदिन पर सभी को शुभकामनाएं देते हैं, और वो हमारे आइडियल आखिरी तक रहेंगे, और हम उनके ही विचारधारा पे आगे बढ़ते रहेंगे, और उनकी ही तरह सही फैसले लेंगे, और चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो ये चीज मैं नेताजी से सीखूंगा कि चाहे उन्होंने उनको कांग्रेस लीव करनी पड़े, पर उन्होंने अपनी सही विचारों से समझौता नहीं किया। दोस्तों, ऐसी बातें नेताजी के बारे में जानने के लिए हमारी जो सेकंड बुक है वीएसपी, वीर सावरकर पब्लिकेशन की, उससे आप पढ़िएगा जरूर, जो कि हम फेब्रुआरी में पब्लिश करने जा रहे हैं। और इसी नोट पे हम आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।